बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बादलों में मौजूद है माइक्रोप्लास्टिक, पर्यावरण और इंसानों में पैदा कर सकता है खतरा, वैज्ञानिकों ने की है पुष्टि। सऊदी में काम करने वाले भारतीयों की होगी बल्ले बल्ले, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। बिहार में 50,000 से शुरू करें आप ये बिजनेस, बन जाएंगे अमीर। 28 सितंबर को क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे, जाने क्या है इसका इतिहास, महत्व और इस बार की थीम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित हो जाएंगे ये काम ना करने वाले किसान, कहीं आपने भी तो नहीं की है ये बड़ी गलती। आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। आईएएस के पाठक का आदेश, मुसीबत में टीचर, बिहार में क्यों लाठी डंडे लेकर के स्कूल पहुंच रहे हैं पेरेंट्स। यक्सन में आया तेजस्वी का विभाग, पीएमसीएच में धावा दल ने किया औचक निरीक्षण, एचओडी समेत 35 डॉक्टर मिले गायब। अब दवा से उग जाएंगे आपके टूटे हुए दांत, वैज्ञानिकों ने कर दिया कमाल, यहां शुरू हुआ ह्यूमन ट्रायल। बिहार में अब कोई नहीं रहेगा बेघर, भूमिहीनों के लिए नीतीश सरकार तत्पर, कब्जे वाली जमीन खोजने की तैयारी शुरू, जो बेघर है उनको जमीन देगी बिहार सरकार। फिर बढ़ सकती है लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें, जाने सीबीआई ने क्यों निकाला देवघर ट्रेजरी मामले का जिन। होने वाला है बड़ा खेला, सुबह सुबह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे लालू प्रसाद यादव, लगभग आधे घंटे चली दोनों की मुलाकात, जाने किन मुद्दों पर हुई बात। सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी का नाम अंग्रेजी में लिखा देख करके भड़के सीएम नीतीश, बोले हम ब्रिटिश काल में नहीं रहे हैं बल्कि आजाद भारत में जी रहे हैं। बिहार में 10 सीटों पर कांग्रेस उतारेगी उम्मीदवार, जाने संभावित सीटों के नाम, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। तेज प्रताप यादव ने भाजपा को बताया हथियारों की पार्टी, बोले एक ही ठाकुर को जानता हूं। बिहार सरकार ने दी किसानों को सौगात, मशरूम की खेती पर मिलेगी 50% तक की सब्सिडी। बीजेपी की तरफ देखना तो दूर, थूकने भी नहीं जाएंगे नीतीश, एनडीए में वापसी के सवाल पर भड़के ललन सिंह। छठ पर्व से पहले ही भरने लगी पूर्वांचल और फिर बिहार की ट्रेनों की सीटें, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने कर दिया क्लियर, कब आएगी रिजल्ट और कब निकलेगा अगला विज्ञापन। शिक्षा विभाग की मुहिम का दिखने लगा असर, कटिहार में 18,000 से ज्यादा बच्चों के नाम सरकारी स्कूलों से कटे। गाय पालने के लिए बिहार सरकार की शानदार योजना, 75% का दे रही है अनुदान, इस वेबसाइट पर करें अप्लाई। शिक्षक नियुक्ति में फिर कानूनी पेंच फंसा, के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की दायर, बहाली पर मंडराया खतरा। तेजी से बढ़ रही बुजुर्गों की आबादी, बुरा समाज बन जाएगा भारत, क्यों बोला संयुक्त राष्ट्र। मुश्किल में भोजपुरी सुपरस्टार, पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने कर दी ये बड़ी डिमांड। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में डेंगू के मामले कम नहीं हो रहे हैं और नए मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डेंगू के नए मामलों की संख्या हर दिन 300 के करीब पहुंच रही है। बीते 24 घंटे में बिहार में डेंगू के 275 नए मामले सामने आए हैं, जहाँ इसमें पटना में सबसे ज़्यादा 68 मामले मिले हैं। जहाँ इसके बाद मुंगेर में 19, भागलपुर में 18, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में 16 और वैशाली में 13 मामले मिले हैं। वहीं पर पटना में अब डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर के 1313 हो गई है। इस साल बिहार में अब तक डेंगू की
4,918 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सिर्फ सितंबर महीने में ही डेंगू के 4,643 मामले सामने आए हैं। भागलपुर, सीवान, जमुई, औरंगाबाद, सारण, मुंगेर जैसे बिहार के सभी जिलों में भी डेंगू के मामले देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि दीपावली के बाद छठ पर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में शहर वासियों ने पूर्वांचल और बिहार जाने की तैयारी शुरू कर दी है। जब बिहार और पूर्वांचल की ओर आने वाली कृषक एक्सप्रेस, ग्वालियर, बरौनी एक्सप्रेस जैसे कुछ ट्रेनों में वेटिंग आ गई है। हालांकि लखनऊ, गोरखपुर इंटरसिटी वंदे भारत एक्सप्रेस में सीटें अब भी खाली है। इस बार छठ पर्व 17 से 19 नवंबर तक मनेगा। जहाँ उत्तर रेलवे मुख्यालय और फिर पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय की बिहार एवं पूर्वांचल की ओर जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियां लगाने के आदेश दिए हैं। रेलवे अलग अलग ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट को देखते हुए 13 अतिरिक्त बोगियों की व्यवस्था करेगा। इसमें इंटरसिटी ट्रेनों में लगने वाली एसी चेयर कार, सेकंड सीटिंग क्लास, जनरल बोगियां भी शामिल है, जहां 8 स्लीपर और फिर 4 एसी थर्ड की अतिरिक्त बोगियों की व्यवस्था करने के आदेश भी रेलवे मुख्यालय ने दिए हैं। इस बीच रेलवे ने छठ पर्व स्पेशल ट्रेन चलाने के आदेश भी दिए हैं। छठ पर्व पर 14 नवंबर से ट्रेनों में वेटिंग बढ़ रही है। इन स्थिति में कई ट्रेनों में आरसी भी आ गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी का नाम इंग्लिश में लिखे होने पर गहरी नाराजगी जताई है। सीएम नीतीश कुमार पटना से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर बांका जिले में थे, जहां वे जमुई में एक पुल के निरीक्षण के बाद पहुंचे थे। यह बांका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नवनिर्मित अस्पताल का उद्घाटन किया तथा उन्होंने पूर्ण निर्मित इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। उसके बाद वे एक हाई स्कूल का दौरा करने पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई स्कूल में बोर्ड पर अंग्रेजी में डिजिटल लाइब्रेरी लिखा देख करके नाराज हो गए। उन्होंने वहां पर उपस्थित कलेक्टर अंशुल कुमार से कहा कि ये हिंदी में क्यों नहीं है, हम ब्रिटिश युग में नहीं जी रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देखिए, मेरे मन में अंग्रेजी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तो मैंने भी अंग्रेजी में ही पढ़ाई की है। संसद में मेरे कई भाषण भी इसी भाषा में थे। जब उन्होंने कहा है कि एक वक्त पर मैंने हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का फैसला किया, इसलिए मैंने अंग्रेजी में अपने साइन हस्ताक्षर करना भी छोड़ दिया। कृपया इस साइन बोर्ड को जल्द से जल्द बदलवाएं। इस पर कलेक्टर ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि आज ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार में अब कोई भी बेघर नहीं रहेगा। जो बेघर है उनको अब घर देने की तैयारी शुरू कर दी गई है, यानी कि ज़मीन देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं रहने के कारण उनके पास कोई अपना घर नहीं है। अब बिहार सरकार ऐसे लोगों को ज़मीन देने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में भूमिहीन को बसाने के लिए सरकार संकल्पित है। 6.5 लाख भूमिहीन को ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए पर्चा तैयार किया जा रहा है। सीओ और आरओ को ज़मीन की व्यवस्था जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्चा तैयार करके समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। आवास योजना से आवास भी मिलेगा, जमीन भी मिलेगा। जब बिहार में वास रहित भूमिहीन नहीं बचेंगे, जब सभी को जमीन का पर्चा और फिर मकान मिलेगा। बांका जिला में 1109 बास विहीन लोगों को ऑपरेशन बसेरा के तहत 5 से 3 डिसमिल तक जमीन दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 24,000 बसरहित भूमिहीनों को जमीन का पर्चा उपलब्ध कराया जाना है। इसमें से 7,000 को पर्चा दिया जा चुका है। ऑपरेशन बसेरा 2 के तहत भूमिहीनों का सर्वे कराया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में सभी को जमीन उपलब्ध कराई दी जाएगी। ये बातें बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने भागलपुर परिसर में प्रेस वार्ता करते हुए कही है। जब मंत्री ने कहा कि अगर गलत तरीके से जमीन की बंदोबस्त या फिर जमाबंदी कायम करा ली गई है, अगर गलत तरह से किसी के कब्जे में सरकारी जमीन चली गई है, तो फिर ऐसी जमीन को मुक्त कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की गई है। इस ऑपरेशन के माध्यम से सरकार की छुपी हुई जमीन को निकाला जाएगा और इस जमीन को निकाल करके जो जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन दिलाई जाएगी। दांत नहीं रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। खुशखबरी है कि अब दवा के माध्यम से जिनके पास दांत नहीं है उसका दांत उगाया जाएगा। जी हाँ, यानी कि आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दांत टूट गए हैं, जवानी में ही दांत टूट जाते हैं। दांत टूट जाने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उसका दोबारा दांत उगता नहीं है। जी हाँ, दोबारा तो उगता है, तीसरी बार दांत नहीं उगता है। लेकिन अब वैज्ञानिक ने एक दवा बनाई है जिस दवा के माध्यम से जिनके पास दांत नहीं है उनके भी दांत अब उग जाएंगे। जी हाँ, जानवरों पर किए गए टेस्ट में मिली सफलता के बाद जापानी फार्मास्यूटिकल स्टार्टअप ने खोए हुए दांतों को फिर से उगाने वाली अपनी नई दवा के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस दवा को अपनी तरह की दुनिया की सबसे पहली दवा कहा जा रहा है। जापान टाइम्स ने इस बारे में बड़ी रिपोर्ट जारी की है, जब उसका दावा है कि दवा के बाद जानवरों में सफलतापूर्वक नए दांत उगाए गए हैं। इसी दवा से 5 साल पहले
चूहों में नए दांत उगाए गए थे। यह प्रोजेक्ट के प्रमुख शोधकर्ता और फिर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कीटाणु अस्पताल में दांत चिकित्सा और फिर सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर कात्सुताका शाही ने बताया है कि हर डेंटिस्ट का सपना होता है कि वे नए दांत उगा सके। जब उन्होंने बताया है कि इस प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम हो रहा था और मुझे पूरा भरोसा था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा और अब उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने किसी कारण से अपना दांत खो दिया था। इस बारे में रिसर्च पेपर जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को उनके दांत टूटने पर टूथ फेरी की कहानी बताई जाती है तो फिर तकिए के नीचे छोटा सा गिफ्ट दी जाती है और जल्द ही दांत उग जाता है। अब दवा को स्वीकृति मिल जाने के बाद वयस्कों में भी दांत उगाया जा सकेगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि 15वीं किस्त अक्टूबर महीने में आने वाली है, लेकिन बहुत से लोग अगले किस्त से वंचित रह जाएंगे। जी आपको बता दें कि बहुत से लोग अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, जिसको लेकर के बिहार सरकार के निर्देश के अनुसार जिन किसानों ने 30 सितंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराए हैं उन किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। इनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मद की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि किसानों को ई-केवाईसी कार्य पूरा कराने में कृषि विभाग की ओर से पोस्ट ऑफिस और बैंकों में भी सहयोग करने के आदेश दिए हैं। यानी कि अगर आप अब तक ई-केवाईसी नहीं कराए हैं तो आप बैंक में जाकर के ई-केवाईसी करा सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर यानी डाकघर में जाकर के अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। वहीं शिविर के आयोजन की जानकारी किसानों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी विभाग की ओर से कृषि समन्वयक और किसान सलाहकारों को दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि हर साल 28 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है। इसे सेलिब्रेट करने के पीछे का उद्देश्य इस खतरनाक बीमारी से लोगों को जागरूक करना और इसकी रोकथाम के प्रयास करना है। यह हर साल 28 सितंबर का दिन वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे मनाने का मुख्य उद्देश्य इस बीमारी के बारे में लोगों के भीतर जागरूकता लाना है। साथ ही इस बीमारी से होने वाले हानि को कम करने के प्रयास करना भी है। बहुत से लोगों को केवल ये लगता है कि रेबीज केवल कुत्ता या फिर बंदर के काटने से होता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जी हाँ, कई ऐसे जंगली जानवर हैं जिनके काटने से भी रेबीज का संक्रमण हो सकता है। यदि समय रहते हुए इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो ये काफ़ी गंभीर हो सकता है। इसकी गंभीरता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ समय तक यदि इसका सही इलाज ना किया जाए तो फिर ये निश्चित तौर पर जान भी जा सकती है। इसलिए इस खतरनाक बीमारी से लोगों को बचाने और फिर इसके इलाज को सुनिश्चित कराने के लिए हर साल में 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रेबीज क्या है, तो आपको बता दूं कि रेबीज एक जीनोटिक वायरल डिजीज है जो कुत्ते, बंदर, बिल्ली आदि जानवरों के काटने से फैलती है। इसके अलावा ये जानवर आदि आपको स्क्रैच करते हैं तब भी रेबीज के फैलने का खतरा बना रहता है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि किसी भी पशु के काटने पर डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2017 में हुई थी, जिसकी घोषणा ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल द्वारा 2007 में की गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 28 सितंबर को ही क्यों चुना गया, तो इसके पीछे का कारण बड़ा दिलचस्प है। दरअसल 28 सितंबर को ही रेबीज वैक्सीन के जनक लुई पास्चर की जान गई थी। उसके श्रद्धांजलि के तौर पर इस दिन को 28 सितंबर के दिन मनाने की घोषणा की गई। हर साल वर्ल्ड रेबीज डे की कोई नई थीम सेट की जाती है, जिसका उद्देश्य इस दिन के महत्व को बताना होता है। इस साल वर्ल्ड रेबीज डे की थीम है ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। इस दिन को मनाने का महत्व आम लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है। इसके साथ ही दुनिया भर में रेबीज की रोकथाम उपचार के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करना भी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो फिर अभी हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जिसे आप अपने गांव में भी शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस से अच्छी कमाई भी होती है, जहाँ इससे अमीर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको बता दें कि बिहार में आप 50,000 रुपये में ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो बिजनेस हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर बैग बनाने के बिजनेस के बारे में। आपको बता दें कि बिहार में पॉलीथीन को बैन कर दिया गया है, जिसके कारण बाजार में पेपर बैग की मांग तेजी के साथ बढ़ रही है। ऐसे में आप मात्र 50,000 रुपये की लागत से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। वहीं पर दूसरे नंबर पर बात करेंगे शहद बनाने के बिजनेस। जी हाँ, बिहार के गाँव में आप मधुमक्खी पालन करके शहद बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस बिजनेस के लिए सरकार के द्वारा ट्रेनिंग के साथ साथ अनुदान भी दिया जाता है, जिसका लाभ लेकर के आप ये बिजनेस कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं
जूस बनाने का बिजनेस। जी हाँ, आज के समय में हर उम्र के लोग जूस पीना पसंद करते हैं, जब वहीं इसकी मांग भी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। आप 50,000 रुपये से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इस बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। चौथे नंबर पर बात करते हैं ब्यूटी पार्लर का बिजनेस। अगर आप एक महिला हैं तो आप ब्यूटी पार्लर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज के समय में शहर से लेकर के गाँव तक की महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख कर रही है। ऐसे में इस बिजनेस से अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने हाल ही में हुए विशेष संसद सत्र के दौरान ठाकुरों पर टिप्पणी की थी। नारी शक्ति वंदन बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता का जिक्र करते हुए अपने अंदर के ठाकुर को मारने की अपील की थी। इस पर उनकी ही पार्टी के नेता उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी दो फाड़ होती दिख रही है। मनोज झा के इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। जी हाँ, इस बयान पर मचे सियासी बवाल ने आरजेडी को ही दो फाड़ कर दिया है। आरजेडी नेता आनंद मोहन और फिर उनके विधायक बेटे चेतन आनंद ने इस मामले में मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आनंद मोहन का कहना है कि पहले मनोज झा अपने अंदर के ब्राह्मण को मार दें। आरजेडी नेता चेतन आनंद ने मनोज झा पर निशाना साधते हुए कहा है कि ठाकुर समाज सभी को साथ लेकर के चलता है और समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन है। ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब विधायक चेतन आनंद ने कहा है कि राज्यसभा में जब मनोज झा बोल रहे थे तो फिर उन्होंने ठाकुर समाज को विलेन के रूप में पेश किया। चेतन आनंद ने कहा है कि ये बयान हमारे नेता तेजस्वी यादव की आरजेडी को A to Z की पार्टी बनाने के कदम को झटका है। उन्होंने कहा है कि मनोज झा ब्राह्मण है, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ कविता नहीं सुनाई, ठाकुरों के खिलाफ कविता सुनाई। हम लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इस तरह के बयान को मनोज झा का दोगलापन भी करार दिया है। इधर बीजेपी नेता नीरज बबलू ने भी मनोज झा के उस बयान पर भड़क गए। नीरज बबलू तो मर्यादा लांघते हुए बोले हैं कि अगर मनोज झा मेरे सामने ये बयान देते तो फिर पटक कर मुंह तोड़ देता। नीरज झा ने कहा कि ठाकुर ने देश की रक्षा की, जहाँ ठाकुर नहीं होते तो फिर हिंदुस्तान नाम मुगलिस्तान होता। उन्होंने कहा कि आरजेडी के कहने पर मनोज झा ऐसा बयान दे रहे हैं। दोस्तों, जापान के रिसर्चकर्ताओं ने यानी कि वैज्ञानिकों ने ये पुष्टि की है कि बादलों में छोटे छोटे प्लास्टिक के कण मौजूद हैं। जी हाँ, इससे छोटे छोटे प्लास्टिक को माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। आपको बता दें कि माइक्रो प्लास्टिक्स बादलों के जरिए धरती पर जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि रिसर्चर यानी कि शोधकर्ता अभी तक इसे पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। एनवायरमेंट केमिस्ट्री लेटर्स में प्रकाशित एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने माउंट फूजी और फिर माउंट ओयामा के चोटियों पर चढ़ाई करके बादलों से पानी इकट्ठा किया। इसके बाद उनके भौतिक और फिर रासायनिक गुणों का पता लगाने के लिए नमूनों की इमेजिंग तकनीक से जांच की। टीम ने पाया है कि 9 अलग अलग तरह के पॉलीमर और फिर एक तरह के रबर की पहचान की है। इसका आकार 7.1 से 94.6 माइक्रोमीटर है। जब बादल के हर 1 लीटर पानी में प्लास्टिक के 6-7 से 13.9 टुकड़े मौजूद होते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीयों के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल सितंबर की शुरुआत में यूएई कैबिनेट ने देश के श्रमिकों के लिए यानी कि मजदूरों के लिए मौजूदा एंड ऑफ सर्विस सिस्टम की जगह एंड ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी के लिए एक नए वैकल्पिक सिस्टम को मंजूरी दी है। हालांकि ये कानून किस तारीख से लागू होगा इसकी घोषणा नहीं की गई है। ये फैसला 4 सितंबर को कैबिनेट बैठक में लिया गया और सरकार ने 11 नए संघीय कानूनों के साथ इसकी घोषणा की। इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने की थी। नई निवेश योजना से कर्मचारियों को कैसे लाभ होगा, इसके बारे में जोआना बेकर मैकेंजी यूएई के हेड मैथ्यूज टेलर ने बताया है कि अब जॉब खत्म होने पर कर्मचारी पुरानी व्यवस्था की तुलना में अधिक सेव ग्रेजुएटी के साथ जा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि किशनगंज जिले में पदस्थापित जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री का तबादला हो गया है। अब किशनगंज के नए डीएम तुषार सिंगला होंगे। यह 33 साल की तुषार सिंगला साल 2020 में भी चर्चा में आए थे। उन्होंने पत्नी आईपीएस ऑफिसर नवजोत सिमी को प्रपोज किया था। वैलेंटाइन डे के दिन दफ्तर में ही उनसे शादी की थी। गौर करने वाली बात यह है कि डीएम तुषार सिंगला 2014 में आईएएस अधिकारी बने थे। जब आईएएस अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ये उनका दूसरा प्रयास था। वे दिल्ली के एक इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने आईएएस अधिकारी बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए आईएएस की परीक्षा दी थी। जी हाँ, डीएम तुषार सिंगला के पिता नहीं हैं। पिता की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी। ये मां के साथ हावड़ा में रहते हैं। तुषार बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज है, हमेशा अपने एग्जाम में सबसे अधिक अंक लाया करते थे। डीएम तुषार सिंगला ने आईपीएस अधिकारी नवजोत सिमी से शादी की थी। उन्होंने 14 फरवरी 2020 को वैलेंटाइन डे के दिन अपने ऑफिस
ऑफिस में ही शादी कर ली थी। नवजोत सिमी बिहार कैडर की IPS ऑफिसर है। इन दिनों वे बिहार के रोहतास जिले में स्थित डेहरी ऑन सोन में ACP पद पर कार्यरत है। जब बिहार में कई जिलों के DM का तबादला हुआ है। जब रोहतास, मुंगेर, जमुई, औरंगाबाद, शिवहर और किशनगंज के DM का तबादला हुआ है, जिसमें अब तुषार सिंगला किशनगंज के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में 1,70,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का मामला फिर से कानूनी पचड़े में फंस गया है। जब बिहार सरकार और फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस याचिका पर सुनवाई की तारीख तय नहीं की है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से मामले के निपटारे तक शिक्षक नियुक्ति का मामला फंसे रहने की पूरी संभावना है। 25 सितंबर को ही राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत अन्य पदाधिकारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि LSP दायर की है। बिहार सरकार की ओर अधिवक्ता पुनीत विजय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल मामला B.Ed पास शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। जब बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC ने करीब 2 सप्ताह पहले यह तय किया था कि B.Ed पास प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। उसके बाद शिक्षक भर्ती में शामिल 3,90,000 B.Ed पास कैंडिडेट्स के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। जब BPSC ने यह तय कर लिया था कि सिर्फ DLED पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। जब BPSC ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए B.Ed की योग्यता को समाप्त कर दिया था। यह कोर्ट ने कहा था कि इसके फैसले के बाद B.Ed डिग्रीधारी छात्र प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे। सिर्फ BTC या फिर DLED डिग्री वाले छात्र ही कक्षा 5वीं तक पढ़ाने के लिए पात्र माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया था जब बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच ये मामला पटना हाईकोर्ट में भी पहुंचा। जब पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि B.Ed वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट बिहार के संबंध में नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये क्लियर नहीं हो पाया है कि बिहार में ये आदेश लागू होगा या नहीं। जब पिछले 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्र और फिर जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा, यानी कि बिहार की शिक्षक नियुक्ति में B.Ed पास अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकेंगे। ये बहुत बड़ा मामला है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत में बुजुर्गों की आबादी अभूतपूर्व दर से बढ़ रही है। जब ये सदी के मध्य तक यानी कि सदी के 20 तक बच्चों की आबादी को पार कर सकती है। UNFPA की एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि युवा भारत आने वाले दशकों में तेजी से बूढ़े होते समाज में बदल जाएगा। यह भारत दुनिया में किशोरों और फिर युवाओं की सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। UNFPA की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर बुजुर्गों की आबादी का हिस्सा 2021 में 10.1% से बढ़कर के 2036 में 15% और 2050 में 20.8% होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सदी के अंत तक देश की कुल आबादी में बुजुर्गों की संख्या 36% से अधिक होगी। 2010 के बाद से 15 से कम आयु में गिरावट के साथ साथ बुजुर्गों की आबादी में तीव्र वृद्धि देखी गई है, जो भारत में उम्र बढ़ने की गति को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बुजुर्गों की आबादी अभूतपूर्व दर से बढ़ रही है और उम्मीद की जा सकती है कि सदी के मध्य तक ये बच्चों की आबादी से अधिक हो जाएगी। इसमें कहा गया है कि 2050 से 4 साल पहले भारत में बुजुर्गों की संख्या का आकार 14 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या के आकार से अधिक होगा। या उस समय तक 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या हिस्सेदारी में भी गिरावट देखी जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और फिर उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तलाक मामला कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। जब कोर्ट की कोशिशों के बाद भी दोनों के बीच सुलह की संभावना बनती नहीं दिख रही है। जब पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक का मामला आरा कोर्ट में चल रहा है। जब पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, जब वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी उनसे तलाक चाहती है। जब तलाक मामले की सुनवाई के लिए दोनों बुधवार को आरा फैमिली कोर्ट में हाजिर हुए। पवन सिंह ने 30 अक्टूबर 2021 को कोर्ट में पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के लिए अर्जी दी। जब बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने तलाक के बाद एक मकान के साथ 5 करोड़ रुपए की मांग की, जबकि पवन सिंह ने देश के किसी भी शहर में एक मकान और बच्चों के पढ़ने रहने के खर्च देने की बात कोर्ट के सामने कही है। ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे ने कहा है कि इसके लिए ज्योति सिंह राजी नहीं है। ज्योति सिंह ने कोर्ट में कहा है कि अगर पवन सिंह ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वे आगे भी केस लड़ना जारी रखेंगे। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर मारपीट समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
दोस्तों बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया में सीटों के बंटवारे पर चर्चा शुरू हो चुकी है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के बीच तर्कस में तीर सजाए जाने लगे हैं। जब विपक्ष को साझेदारी के लिए सीटों का बंटवारा करना होगा, यहां राजद, जदयू, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों की महागठबंधन में सीटों को लेकर के तलवार खींचने की स्थिति हो सकती है। जी सूत्रों की माने तो सीट शेयरिंग को लेकर के लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में बिहार में सीटों के बंटवारे का काम बेहद जटिल साबित हो सकता है। जब बिहार में कांग्रेस ने पहले ही 10 सीट पर चुनाव लड़ने का राग अलाप चुकी है। जब बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और फिर राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा था कि कांग्रेस की अपेक्षा यही होगी कि यहाँ हमारा मजबूत जनाधार है, यहाँ से बड़े नेता चुनाव लड़ते रहे हैं, वे सारी सीटें नीतीश लालू कांग्रेस के लिए छोड़ें। जब कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और फिर हमें उचित जगह मिलनी चाहिए। जब वही भाकपा माले का कहना है कि सीटों का बंटवारा साल 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए। जब माले ने सीटों के बंटवारे को लेकर के अपना प्रस्ताव राजद के पास भेज दिया है, जबकि जदयू का कहना है कि इंडिया गठबंधन की लड़ाई भाजपा से है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि राजद, जदयू और वामपंथी दलों के सीटों के बंटवारे को अपने स्तर पर अंतिम रूप देना आसान नहीं है। कारण है सीतामढ़ी, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर और बांका लोकसभा सीट का, जहां साल 2019 में जेडीयू की जीत हुई थी, जबकि राजद दूसरे नंबर पर थी। दूसरी तरफ पटना साहिब और बेगूसराय जैसी लोकसभा सीटें भी है, जिस पर भाजपा ने कब्जा किया था। उसी सीमांचल की सुपौल लोकसभा सीट पर साल 2019 में जदयू ने 56% वोट के साथ जीत दर्ज की थी, जहां कांग्रेस की रंजीता रंजन ने करीब 30% वोट हासिल किए थे। रंजीता रंजन कोसी इलाके की बड़ी नेता मानी जाती है। रंजीता रंजन कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं और पहले लोकसभा सांसद रह चुकी है। ऐसे में साझेदारी के तहत सुपौल सीट किस पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, ऐसी संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार को अपनी कुछ सीटों की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो फिर महागठबंधन में सीटों को लेकर के तनातनी की स्थिति उन्हें उत्पन्न हो सकती है। कारण है कि सभी दल विधानसभा की सीट के हिसाब से लोकसभा की सीटों पर दावेदारी चाहते हैं। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिनमें अभी 16 सीटों का प्रतिनिधित्व अकेले जेडीयू करता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज की मात्र एक सीट पर कांग्रेस का झंडा लहराया था, जबकि भाजपा ने 17 सीटों पर अपना परचम लहराया था। तो फिर वहीं उस समय की साझेदारी जदयू ने 16 सीट अपने कब्जे में लिया था, तो लोजपा ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया था। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार के 50वां स्थापना दिवस की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। डीएम रवि प्रकाश ने स्थापना दिवस के मौके पर लोगों का अनावरण करके इसकी जानकारी दी है। डीएम ने बताया है कि इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। दरअसल इस मौके पर जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने स्थापना से जुड़े हुए 50 साल वाले लोगों का अनावरण किया है। जैसे साथ ही उन्होंने इस अवसर पर आयोजित होने वाले तमाम प्रोग्राम की जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड के जाने माने सिंगर अंकित तिवारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसे लेकर के डीएम ने कटिहार वासियों से अपील करते हुए कहा कि 50वां स्थापना दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर के शाम को खास बनाने के लिए बॉलीवुड सिंगर अंकित तिवारी शामिल होंगे, जहां उनके द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग राजेंद्र स्टेडियम पहुँच करके इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाएं। वहीं डीएम ने कटिहार के 50वां स्थापना दिवस से जुड़ी हुई एक वीडियो भी रिलीज किया है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रम मंत्री नारायण राणे ने बुधवार को कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना की पेशकश के 10 दिन के भीतर ही इस योजना का लाभ लेने के लिए 1,40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। राणे ने एक्स पर लिखा है कि यानी कि ट्विटर पर लिखा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का परिणाम है और पेशकश के 10 दिन के भीतर इतनी अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होना इस योजना की सफलता का प्रमाण है। जब उन्होंने कहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना हमारे सामाजिक और फिर आर्थिक रूप से वंचित विश्वकर्मा भाइयों और फिर बहनों के व्यापक विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जय केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है और उनके उत्पादनों को घरेलू और फिर वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना है। यह योजना के तहत 18 प्रकार के कारीगरों और फिर शिल्पकारों को लाभ मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें फायदा क्या मिलेगा, तो आपको बता दूं कि लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये का दैनिक वजीफा मिलेगा। इसके अलावा टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। लाभार्थी 3 लाख तक के गारंटी मुक्त कर्ज के लिए भी पात्र होंगे। इस योजना के तहत 18 पारंपरिक शिल्पों को शामिल किया गया है। जी हाँ, इसमें बढ़ई, नौका निर्माता, सशस्त्र साज, लोहार, हथौड़ा और फिर टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, राजमिस्त्री,
टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, क्वायर बुनकर, गुड़िया और फिर खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जब से शिक्षा विभाग की कमान कड़क आईएएस अफसर के पाठक के हाथ में आई है, तब से एक न एक नया फरमान विभाग में आए दिन आ रहा है। ताजा मामला स्कूलों से छात्र छात्राओं के नामांकन रद्द करने का है। जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी किया है कि अगर जो भी छात्र छात्राएं 3 दिन से ऊपर लगातार स्कूल नहीं आ रहे हैं, उनका नामांकन रद्द कर दिया जाए। उनके आदेश का असर ये हुआ है कि पूर्वी चंपारण जिले में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों के नाम काटे जा चुके हैं। हालांकि स्कूलों में प्रधानाचार्यों और फिर शिक्षकों के सामने उस समय मुसीबत खड़ी हो गई जब छात्र छात्राओं के परिवार वालों को पता चला है कि स्कूलों से उनके बच्चों का नाम काटा जाने वाला है। मास्टर साहब लिस्ट बना ली जिसमें उनके बच्चे का नाम शामिल है। फिर क्या था, परिवार वाले स्कूल में लाठी डंडा लेकर के पहुंच गए और हंगामा करने लगे। शिक्षकों को धमकाते हुए कहा है कि साहब बच्चा तो यहीं पर पढ़ेगा, चाहे वो आए या ना आए। फिलहाल आए दिन ऐसा स्कूलों में देखने को मिल रहा है। आदेश तो मुख्य सचिव का है, लेकिन मुसीबत प्रधानाचार्यों और फिर शिक्षकों को झेलनी पड़ रही है। वहीं पर मोतिहारी के बाकरपुर में स्थित एक सरकारी हाई स्कूल में 190 बच्चों की लिस्ट तैयार की गई है, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी परिवार वालों को मिली तो फिर स्कूल में आ धमकी और हंगामा करने लगे। स्थिति ये बन गई है कि शिक्षकों को पुलिस बुलानी पड़ी। जब मौके पर पहुंची तो फिर बच्चों के परिवार वालों का रोष देख करके वे भी वहां से खिसक गई। दखल अंदाजी देना पुलिस ने भी उचित नहीं समझा। जब पुलिस का कहना है कि हमारे पास संख्या बल की कमी है, इसको आप लोग ही हैंडल कर लें। वहीं दूसरा मामला कोटवा प्रखंड के कोटवा हाई स्कूल का है, जहां लिस्ट बनाने का काम अंतिम चरण में है, लेकिन स्कूल प्रबंधन बच्चों का नाम नहीं काट रहा है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। अगर स्कूल में बच्चों के परिवार वाले आकर के हंगामा करने लगे तो फिर क्या होगा। कई स्कूलों में ऐसी घटनाएं हो चुकी है, शायद इसी वजह से स्कूल ने अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में 4 पुलिसकर्मी अपने ही थाने में गिरफ्तार हो गए, जहां आरोप है कि उन्होंने रात्रि गश्त के दौरान 2 युवकों को पकड़ा था और फिर छोड़ने के बाद उनसे 15-15 हज़ार रुपए ऑनलाइन लिए थे। जब पीड़ितों ने इसकी शिकायत सीनियर ऑफिसर से की तो फिर 4 पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया। जहां इस घटना से पुलिस महकमे में हरकंप मच गया। आपको बता दें कि पूरा मामला पटना की बेउर थाना का है, जहां दारोगा अंजनी कुमार ने अपने थाने के 4 कांस्टेबलों के साथ सिपारा पुल के पास 2 युवकों को रात्रि गश्त के दौरान पकड़ लिया। फिर जेल भेजने की बात कहकर के उसे डराया, धमकाया और फिर छोड़ने के एवज में युवकों से पैसे की डिमांड की। आखिर में जब दोनों युवकों ने ऑनलाइन पुलिसकर्मियों को 15-15 हज़ार दिए तब उन्हें छोड़ा गया। वहां से बच करके निकले युवकों ने इसकी शिकायत पटना पुलिस के सीनियर ऑफिसर से कर दी। जब मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना एसएसपी ने जांच के बाद त्वरित कार्रवाई की। जब पटना एसएसपी के आदेश पर बेउर थाना के दारोगा अंजनी कुमार सहित 3 कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 कांस्टेबल फरार हो गया है। एसएसपी ने बेउर थाना के थाना प्रभारी को भी लाइन हाजिर कर दिया है। इस कार्रवाई से विभाग के लोग भी सख्ती में आ गए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग लगातार सुधार को लेकर के कार्य किया जा रहा है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार कई अस्पतालों में औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब पीएमसीएच में धावा दल के औचक निरीक्षण के दौरान 35 डॉक्टर गायब मिले। इनमें 2 HOD, 3 एसोसिएट प्रोफेसर, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ ही सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर शामिल है। दरअसल पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान गायब मिले 35 डॉक्टरों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेज दी गई है। उनको सौकोस दिया गया है। इनसे 2 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। सही जवाब नहीं मिला तो फिर स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश पर उचित कार्रवाई होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी स्कूलों के बच्चों को मध्याह्न भोजन का फायदा मिलता है। कई स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है, जैसे बहुत बच्चों को फायदा होता है, लेकिन 2 लाख से अधिक बच्चों को मध्याह्न भोजन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें राजधानी पटना के कई स्कूल प्रभावित हैं। आपको बता दें कि पानी की ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं होने के कारण 2,23,000 बच्चे मध्याह्न भोजन का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। राज्य के 11 से 61 प्राथमिक और फिर मध्य विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर के मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पत्र लिखा है। बिहार मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बिहार में 11 से 61 स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इस कारण इन स्कूलों में मध्याह्न भोजन नहीं बन पा रहा है। जब मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक ने बताया है कि नल जल योजना के तहत पानी की व्यवस्था करने के लिए लोक स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया है।
है। वैशाली जिले के स्कूलों में पेयजल की सबसे अधिक कमी है, यहाँ 499 स्कूलों में ये समस्या है। इसके बाद पटना जिले के विद्यालय इस परेशानी को लेकर झेल रहे हैं। यहाँ 116 प्राथमिक और फिर माध्यमिक स्कूलों में पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही राज्य के यानी कि बिहार के 24 जिलों के कई विद्यालय पानी की समस्या को लेकर झेल रहे हैं, जिनमें नालंदा में 5, भोजपुर में 1, रोहतास में 33, बक्सर में 4, कैमूर में 15, सारण में 41, मुजफ्फरपुर में 26, गोपालगंज में 11, पूर्वी चंपारण में 3, मधुबनी में 25, मधेपुरा में 2, दरभंगा में 20, सुपौल में 4, बांका में 6, भागलपुर में 20, जमुई में 66, बेगूसराय में 8, लखीसराय में 15, जमुई में 66, गया में 54, शेखपुरा में 32, औरंगाबाद में 56, नवादा में 85 और अरवल में 3 स्कूल में पानी की समस्या है। दोस्तों बात करते हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन की राजनीति का ताना बाना बुन रहे राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट में देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सजा याफ्ता हो चुके लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर के सुनवाई चल रही है। सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। जब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई और फिर प्रतिवादियों का पक्ष सुना, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए दिसंबर के दूसरे हफ्ते की तारीख निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि चारा घोटाले के सभी मामलों में लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन अब एक बार फिर से देवघर ट्रेजरी का मामला जिन बनकर के लालू प्रसाद के पीछे घूमता हुआ नजर आ रहा है। देवघर ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर के सीबीआई की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।